हाय गाइस, कैसे बेटा है? मस्त हो? देखो बेटा, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। और ये हम लोगों का फिजिक्स का पहला लेक्चर होगा जिसके बारे में डिस्कस करना है। और इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज का मतलब हो गया आवेश। आवेश क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और आवेश से संबंधित कुछ नियम भी हैं, जैसे आवेश संरक्षण का नियम हो गया, और साथ ही साथ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन सब के बारे में जानना है। तो शुरू करें। ठीक है। तो यस, माय नेम BS विश्वकर्मा एंड आप लोगों का एक खूबसूरत सा चैनल है एंजल सक्सेस पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, आवेश, पहले हम लोग बात करेंगे कि आवेश क्या होता है। ठीक है ना। देखिए, हेडिंग लगा लेंगे आवेश। आवेश यानी चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है? तो देखिए, चार्ज किसी भी वस्तु की जो है ना प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है और साथ ही साथ वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करते हैं। इस गुण को ही कहा जाता है चार्ज यानी आवेश। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि चार्ज किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो देखिए, ऐसा हम लोग नहीं बता सकते कि चार्ज किन चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे में द्रव्यमान हो गया। अगर आपसे पूछ जाए कि द्रव्यमान किन चीज़ों से मिलकर बना है तो डिफाइन नहीं है कि नहीं। उसी प्रकार चार्ज होता है। चार्ज जो है किस चीज़ से मिलकर बना ये नहीं पता है। चार्ज देखिए सभी के पास होता है, केवल उसे जागरूक करने की ज़रूरत होती है। अब उसे उत्पन्न करने यानी जागरूक करने का तरीका भी है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले चार्ज क्या होता है आप लोगों को पता चल गया। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। तो इस प्रकार से ये चार्ज का डेफिनेशन हो गया। अब बात आती है कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स। आवेशों के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पहला क्या होता है? तो पॉजिटिव यानी धनावेश पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है ऋणावेश मतलब कि निगेटिव चार्ज। अब चार्ज जो होता है यानी आवेश जो होता है उसको प्रदर्शित करने का एक सिंबल होता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो Q से, कैपिटल Q या स्मॉल q। चार्ज का जो मात्रक होता है, वो होता है कूलाम, और कूलाम को लिखा जाता है C से। ठीक है ना। मात्रक हो गया कूलाम और सिंबल हो गया Q। इस प्रकार से आगे अब देखिए, चार्ज की तो डेफिनेशन हो गई। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब बात आती है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे? यस। अब उसके बारे में देखिए कि अगर सेम चार्ज है यानी नेचर जो है सेम है, तब क्या करेंगे?
और नेचर जो है अपोजिट है, तब क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। चलिए बाबू आगे देखिए, ये तो चार्ज का हो गया। आगे हम लोग देखेंगे पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं। देखो यहाँ पे नोट करके लिखवा देना, फिर उसके बाद शॉर्टकट कर देंगे। नोट में ये रहेगा कि जो सजातीय आवेश होते हैं, यानी जिनका नेचर सेम होता है, वे दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और जिनका नेचर अलग अलग रहेगा वे क्या करते हैं? तो आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं सर जी, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, दूर नहीं भागना चाहते। दुश्मनी ये लोग नहीं करते हैं, अपोजिट चार्ज है ना। देखिए सजातीय आवेश, सजातीय आवेश क्या करते हैं? तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी इनके बीच कौन सा बल लगता है? तो प्रतिकर्षण बल। इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। देखिए सजातीय का मतलब हो गया कि प्लस हो और प्लस हो, दोनों अगर धन आवेश रहेंगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। अगर दोनों माइनस है तो भी क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। ठीक है, ये प्रतिकर्षित करते हैं। अब बात आती है कि विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश में क्या होता है? देखिए विजातीय का मतलब होता है कि एक प्लस रहेगा तो दूसरा माइनस। अगर ये प्लस है और ये वाला माइनस है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, यानी आकर्षित करेंगे, आकर्षित करते हैं। और इनके बीच कौन सा बल लगता है? तो आकर्षण बल, आकर्षण बल कार्य करता है। अब ये प्लस माइनस है, अगर ये वाला माइनस हो जाए और ये वाला प्लस, तो भी क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी कि इनके बीच कौन सा बल लगेगा? तो आकर्षण बल। तो चार्ज हो गया, चार्ज के प्रकार हो गए। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षित नहीं करते हैं, आकर्षित करते हैं। और सजातीय आवेश क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। हाँ जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब आगे देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। लेकिन उससे पहले, वहाँ जाने से पहले आप लोगों को बता दें कि द्रव्यमान और आवेश में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। चलिए तो हेडिंग देखिए, द्रव्यमान और आवेश में अंतर। किसमें किसमें अंतर? तो द्रव्यमान और आवेश में अंतर। इसको मिटा दें, ठीक है। चलो बाबू देखो, द्रव्यमान और आवेश में अंतर। द्रव्यमान आवेश में अंतर, दो ही अंतर है, इंपॉर्टेंट है दोनों। यहाँ पे लिख देते हैं आवेश और यहाँ पे लिख लेते हैं द्रव्यमान। देखो बाबू, आवेश क्या होता है ना कि दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन मास यानी द्रव्यमान जो होता है वो सिंगल होता है, केवल धन आवेश। आपसे पूछेंगे कि आपका द्रव्यमान कितना है, तो -5 किलोग्राम का कोई होगा नहीं होगा। तो द्रव्यमान जो है धनात्मक होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन? तो धन आवेश और ऋण आवेश। लेकिन द्रव्यमान केवल एक प्रकार का, केवल एक प्रकार का होता है। और ये कैसा होता है? तो पॉजिटिव। द्रव्यमान निगेटिव नहीं होता है। दूसरा देखिए, दूसरा ये होता है कि जो आवेश है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता है। चाहे वस्तु धीमे चले चाहे तेज चले, वेग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता आवेश पे। ऐसा नहीं है कि वस्तु तेज भागेगी तो उधर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि चार्ज बढ़ जाएंगे घर्षण द्वारा। अब वो बाद में देखेंगे। इसमें क्या होता है कि ये जो है वेग पर निर्भर नहीं करता है और ये वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान
वेग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसका फार्मूला होता है m = m0 √1 - v²/c²। m क्या है तो रेस्ट मास, रेस्ट मास यानी स्थिर द्रव्यमान, जब वस्तु रुकी रहेगी तब। अब ज़रा देखिए, अगर ये वाला क्वांटिटी यानी उसका वेग, वस्तु का वेग, ये प्रकाश का वेग है, c क्या है तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। क्या ऐसी कोई वस्तु है जो प्रकाश की चाल से जाए? नहीं। अगर प्रकाश की चाल से जाने लगेगा तो c²/c² एक हो जाएगा 1 - 1 0 और m/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अगर स्पीड बढ़ जा रहा है तो उसका द्रव्यमान कितना हो गया? अनंत। अर्थात वस्तु का वेग बढ़ाने पर, वस्तु का वेग बढ़ाने पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। यानी वस्तु का जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अगर वस्तु प्रकाश की चाल से चलने लगे तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? अनंत, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए। हो गया। चलिए आगे देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन मतलब होता है कि संरक्षण, ऑफ मतलब क्या हो जाएगा? चार्ज मतलब आवेश, आवेश का संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश के संरक्षण का नियम दो नाम से पूछ सकता है। आवेशों का संरक्षण क्या होता है ये पूछ सकता है, या फिर आवेश संरक्षण का नियम। तो अगला हेडिंग रहेगा आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है? तो ये नियम कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब ट्रांसफ़र करने का भी तरीका होता है। ठीक है ना। इस नियम का आप लोग मतलब समझ गए। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब भी आवेश स्थानांतरित होता है तो वो अपने साथ कुछ न कुछ द्रव्यमान को ले जाता है। ठीक है ना। किसको ले जाता है? तो द्रव्यमान को। आवेश जब जब स्थानांतरित होगा तो किसको लेकर के जाएगा? द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर एक आवेश द्रव्यमान लेकर के चला जाता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। चलो बाबू देखो, ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं, आवेश संरक्षण का नियम। अब आवेश संरक्षण के नियम बता दिया आप लोगों को, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित
स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे में देखिए, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, ये कोई डब्बा है और इसमें बहुत सारे आवेश हैं। इसमें मान लेते हैं 2 कूलाम का है और ये 3 कूलाम का है और ये 5 कूलाम का है। तो टोटल चार्ज पूछें कितना है, तो 5 3 8 2 10 कूलाम। अब इस डब्बे को उठा करके ऐसे ऐसे छोड़ दिया गया, ऐसे 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 ऐसे। अब इसको हिला करके ऐसे ऐसे आगे रख देंगे ऐसे। तो आप बताओ बेटा, क्या ये तीनों आवेश एक दूसरे में टकराएंगे? हाँ, टकरा जाएंगे। तो मान लेते हैं टक्कर के बाद ये कंडीशन हो गया। इस पर मान लेते हैं कि इस पर आ गया 1 कूलाम और इस पर चला गया 6 कूलाम, ठीक है। हाँ, इस पे का पता नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, शुरुआत में कितने आवेश थे यहाँ पर, तो 10 कूलाम। अब यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, 10 कूलाम, क्योंकि आवेशों को नष्ट नहीं कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे 3 2 5 और 5 10, तो 6 1 7। तो यहाँ पे कितना कूलाम बचेगा, 3 कूलाम। तो 3 कूलाम बच जाएगा। यानी टोटल चार्ज क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी विलगित निकाय, विलगित मतलब आइसोलेटेड निकाय की कुल आवेश की मात्रा संरक्षित रहता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये था हम लोगों का आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है ना बाबू। चलो, मज़ा आ रहा है तो पढ़ाई करते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट बनाते रहेंगे आप लोग तो बेटर रहेगा। नोट हमेशा बनाते रहिए, अपना नोट रहता है ना तो बहुत काम देता है, ठीक है। चलो, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक रहेगा हम लोगों का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है ना। सब के सब इम्पोर्टेंट है। आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, पहला लेक्चर है, तो केवल थ्योरेटिकल रहेगा। और अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का सदिश स्वरूप क्या होता है, और उसमें अच्छे अच्छे कुछ सवाल भी हैं, ठीक है ना। कूलाम के ही नियम से प्रूफ किया जाता है न्यूटन का तृतीय नियम। अब आप लोग जानते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन। कोई वस्तु जितना कार्य करती है किसी के अगेंस्ट, तो वो वस्तु उतना रिएक्शन भी करता है। चलिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हिंदी इंग्लिश दोनों जानते रहेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आगे की पढ़ाई आप लोग इंग्लिश मीडियम से ही करेंगे। अगर उच्च क्लास में जाएंगे तो सब के सब इंग्लिश में मिलेंगे। तो देखो बाबू, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो सिद्धांत होता है वो क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, यानी टोटल जो आवेश होगा उस वस्तु पर, वो एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज हो। मूल आवेश का क्या होगा, तो पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब है कि उस पर या तो इसमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन अविभाज्यकण होता है ना, तो टूट करके नहीं जा सकता है।
अब जरा देखिए, अगर ये कोई वस्तु है, चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, और इस पर आवेश ट्रांसफ़र करना है। तो आवेश जब भी इस पे जाएंगे तो पूर्ण गुणज के रूप में जाते हैं। मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में, पूर्ण गुणज के रूप में जाता है। अब इसका मतलब क्या हो, मूल आवेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। किसके आवेश को? इलेक्ट्रॉन के आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसे मूल आवेश कहा जाता है। और मूल आवेश का जो मान होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। अगर इस वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तब यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। अगर 2 ठे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी 32। तो जब भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है तो पूरा का पूरा होता है, आधा इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है क्वांटीकरण के सिद्धांत में कि जो किसी वस्तु का संपूर्ण आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब मूल आवेश हो गया आपका 1.6 गुणे 10 घाते -19, तो इसका पूर्ण गुणज 16 दूनी 32, यानी पूरी संख्या के रूप में होगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को छोड़ करके भाग रहे हैं तो वह वस्तु कैसी हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर आ जा रहे हैं तो वस्तु कैसी हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए, अगर ये वस्तु है, इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो धन आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, तो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश। और कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 के घाते -19। जबकि प्रोटॉन का आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश धन आवेश होता है। कैसा होता है, तो धन आवेश। और ये कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। दोनों का मान समान होता है, फर्क बस उसके नेचर का होता है। एक होता है पॉजिटिव तो दूसरा होता है निगेटिव। अब जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। अगर इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएगा, इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ करके बैठेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो पहले से ऋण आवेश है और आ करके यहाँ पे बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगी, ये वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ करके भाग जा रहा है तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धन आवेशित। यानी इलेक्ट्रॉन अगर किसी वस्तु पर आ जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जा रही है, तो वह वस्तु कैसी हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ करके भाग गए वस्तु से तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी, धन आवेशित हो जाती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है एग्जाम वगैरह में। तो चलिए आप बताइए कि इसमें से कौन धन आवेशित होगा और कौन ऋण आवेशित होगा। ठीक है, चलो देखो, ये दो वस्तुएं हैं, इसको ऐसे रहते हैं, ये वस्तु हो गया और ये वस्तु। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भाग रहा है और इस पे चला जा रहा है, तो कौन सा वस्तु धन आवेशित होगा और कौन सा वस्तु ऋण आवेशित। नाम देते हैं ए और बी। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके भाग रहा है वो हो जाएगा धन आवेशित, यानी इस पर कौन से चार्ज दिखने लगेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज। रहने को दोनों रहते हैं, लेकिन प्लस और माइनस रहेगा तो न्यूट्रल कर देगा। और इस पर जा करके इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं तो ये कैसी हो जाएगी, तो ऋण आवेशित हो जाएगी। अब आप लोग समझ गए, अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धन आवेशित। अगर इलेक्ट्रॉन आ करके उस पर बैठ जा रहा है तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित। ठीक है, चलिए क्वांटीकरण का सिद्धांत, इसका जो है ना एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, तो किसी वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर होता है N × E। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस माइनस।
अब Q क्या है, तो Q जो है वो कुल आवेश है, कुल आवेश, वस्तु पर कुल आवेश हो गया। अब N क्या है, तो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। और E क्या है, तो मूल आवेश, मूल आवेश, यानी कि किसका आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और यहाँ पे E का मान जो है ना परिमाण में रखा गया, यानी धनावेशित वैल्यू रखेंगे, ये नहीं कि ऋण आवेशित रख देंगे, एक ऋण यहाँ से ले लीजिए तो ऋण धन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वांटीकरण का सिद्धांत आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Q बराबर कितना होता है, तो या नहीं, इस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत बार पूछता था। इस Q के स्थान पे स्मॉल q भी लिखा जाता है। Q बराबर कितना हो जाएगा, तो या ना इंटू ई, ये आप लोग जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़े हैं। Q बराबर क्या होता है, तो या नहीं होता है। तो क्वांटीकरण का सिद्धांत यहाँ पे हो गया ख़त्म, ठीक है ना। चलिए बना लीजिए क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब देखिए एक क्वेश्चन है इसी पर आधारित है, उसको बताइए कि क्या इतना अलाउ है या नहीं। चलो मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या किसी वस्तु को 8 गुणे 10 के घाते -18 कूलाम आवेश दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। 8 गुणे 10 के घाते -18 कूलाम आवेश किसी वस्तु को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। तो देखिए इतने कूलाम का आवेश जो है देना है, यानी सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो Q बराबर कितना है, तो 8 गुणे 10 के घाते -18 टोटल आवेश किसी वस्तु को, ये वस्तु, क्या इसको इतना आवेश दिया जा सकता है, ये देखना हमको है। इस वस्तु को इतना आवेश तभी दिया जा सकता है जब N का मान क्या आ जाए, पूर्णांक, यानी पूरा इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तब, ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बताता है, पूर्णांक जो वहाँ पे लिखे थे वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। Q बराबर प्लस माइनस N ही बताए थे ना। तो यहाँ पे जो N होता है ये पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन किसको बताता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। अब जरा देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई। अब इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो ये क्या होगा, माइनस में कि प्लस में, माइनस में। लेकिन प्लस माइनस क्या से अच्छा है कि हम लोग मार्ट ले लें दोनों पक्षों का। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, तो N इंटू ई, क्योंकि हमें संख्या निकालना है। चलिए देखिए Q का मान कितना है, तो 8 गुणे 10 के घाते -18। N का मान पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 के घाते -19, मार्ट वाला रख रहे हैं मान, इसी को हल करना है। तो N बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 10 के घाते 18 माइनस में अब बटे 1.6 गुणे 10 के घाते -19। अब इसको हल कर दीजिए। चलिए देखिए ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, एक घात कम हो जाएगा, तो 8 बटे 1.6 गुणे 10 केवल हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 80 बटे 1.6, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 800 बटे 16, 16 पाँचे 80, तो कितना आ गया 50। अब देखिए 50 पूर्णांक है कि अपूर्णांक है, तो पूर्णांक है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। आधा 50.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ा है, अब 50.5 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 50 से 1/2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ट्रांसफ़र नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, अविभाज्य कण है। अंडरस्टैंड, ओके। सवाल बनाइए, इतने आवेशों को दिया जा सकता है, बनाइए, लिखते रहो, ठीक है। चलिए बाबू आगे देखिए, आवेशन की विधियाँ। कोई वस्तु है तो उसको आवेशित कैसे करेंगे, तो आवेशन की 3 विधियाँ होती हैं। कौन कौन होता है, तो पहला होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब कि चालन द्वारा आवेशन, और दूसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब कि प्रेरण द्वारा आवेशन, और तीसरा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन,
मतलब कि घर्षण द्वारा आवेशन। तो देखिए 3 विधियाँ हो गया, आवेशन की विधियाँ, हेडिंग लगा देंगे आवेशन की विधियाँ, ठीक है ना, आवेशन की विधियाँ। चलो देखो, पहली विधि का नाम बताएं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी चालन द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। पहले इसी को समझते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 वस्तु है, एक वस्तु ये हो गया और दूसरी वस्तु यहाँ पे है, ठीक है। इस वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, 0 कूलाम का आवेश है और इस पे बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है। माइनस वाला दिखा दे रहा है, अब प्लस वाला भी दिखा सकते हैं। चलो प्लस वाला कर लीजिए। आइए अब देखिए, ये धन आवेशित वस्तु है, इस पर बहुत सारे आवेश हैं, आवेशों की मात्रा डिसाइड नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये बेचारा अकेले है, ठन गोपाला है, इसको कोई पूछ ही नहीं रहा। अब क्या करेंगे, चालन द्वारा आवेशन। तो चालन में क्या होता है ना कि इसको कांटेक्ट में लाएंगे, इसके संपर्क में लाएंगे। तो संपर्क में लाने का 2 तरीका, या तो इस वस्तु को यहाँ पे ला करके चिपका दीजिए, इसमें ले जा करके सटा दीजिए, या तो इन दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दीजिए, चालक तार से जोड़ दीजिए, चालक तार। अब चालक तार से जोड़ देंगे तो जितने भी आवेश यहाँ पे है ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। संपूर्ण आवेश नहीं, कुछ आवेश ट्रांसफ़र हो जाएंगे। चलिए, तो अब फाइनली क्या मिलेगा कि ये जो वस्तु है इसका नाम ए बोल दीजिए, इसका नाम बी बोल दीजिए। अब बी वाले पे कुछ आवेश जो है दिखने लगेंगे। तो इस क्रिया को यानी कांटेक्ट में आ करके इसके संपर्क में आया, तब जा कर के इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश ट्रांसफ़र हो गया। तो इस क्रिया को कहते हैं कंडक्शन, यानी कि चालन द्वारा आवेशन कर सकते हैं। तो ये वस्तु भी आवेशित हो गई, इस पर भी क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इस पर भी आवेश आ गए। अब देखिए दूसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। किसके द्वारा आवेशन, तो प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, यह होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन ये क्या है ना कि ये इशारों वाला है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम आपसे कहें कि बेटा चलो यहाँ पे, या फिर इशारा हो जाता है कि चलो ऐसे, तो इशारा वाला काम इसमें होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें किसी के संपर्क में हम आएंगे ही नहीं, या फिर कोई वस्तु आएगी नहीं, दूर से ही काम हो जाता है इशारों से। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है और इस पर ढेर सारे आवेश हैं, भरपूर भरे हुए हैं, ठीक है ना, धन आवेश। और यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में एक वस्तु और रखी है, इसको बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी, ठीक है। अब देखिए इस पर कोई आवेश दिख रहा है नहीं। अब जैसे इस वस्तु को इसके संपर्क में लाएंगे, इस पर कोई आवेश नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल है। इस पर जितने आवेश धन आवेशित हैं उतने ही आवेश ऋण आवेशित हैं। अब प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रल। अब ज़रा देखिए, अब इसको ना इसके संपर्क में नहीं लाएंगे, पास में लाएंगे, बस इसके पास में लाएंगे। तो जैसे ही ये वस्तु पास में आएगा इसके, तो प्लस वाला किसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो माइनस वाले को। तो इसके सिरे पे कौन सा आवेश दिखने लगता है, देखिए ये वस्तु अपनी जगह पे था और ये इसके पास में आ गया, और जैसे ही पास में आएगा तो ये प्लस है यानी धन आवेशित है। और ये देखिए इसमें दोनों हैं, तो प्लस वाला किसको अपनी ओर खींच लगेगा, तो माइनस वाले को। तो माइनस वाले इस किनारे पे आ जाएंगे। अब क्या होगा कि प्लस को तो रिपेल कर देगा, तो प्लस अगर जिस
इसमें रहेंगे तो ये उड़ उड़ करके इसमें जाने लगेंगे, यानी ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस वाले वस्तु में, दूर भागेंगे तो इधर कौन आ जाएगा, धन आवेश। अब ये वस्तु ए था और ये बी था, तो इस प्रकार से जितने भी माइनस थे वो ए में बच जाएंगे और जितने भी प्लस आवेश थे वो किस में चले जाएंगे, बी में। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, अब धीरे धीरे इसको दूर कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा ए वाला और ये हो जाएगा आपका बी वाला। तो माइनस 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 और ये हो जाएगा प्लस प्लस, यानी ये क्या दिखेगा, धन आवेशित। तो वस्तु ए और बी पर आवेश दिखने लगते हैं। वस्तु ए कैसी हो गई, ऋण आवेशित, और बी कैसी हो गई, धन आवेशित। अगर यहाँ पे ऋण आवेश होता तो ये किसको खींच लेता, धन आवेश को। तो ए वाला कैसा दिखता, धन आवेश, और बी वाला कैसा दिखता, ऋण आवेश। तो इस क्रिया को देखिए कांटेक्ट में आया नहीं, इसके जो वस्तु इसको चार्ज कर रहा है उसके संपर्क में तो आया ही नहीं, पास में आया, बस सटा थोड़ा उससे, पास में आया। पास में आते ही देखिए कि ये खींच लिया किसको, माइनस चार्ज को, और दूसरे वाले को रिपेल कर दिया, प्लस वाले को रिपेल किया। प्लस वाले कहाँ पे जाके बैठ गए बेचारा, बी पर, और ए वाले कहाँ पे आ गए, ए वाले पे कौन आ गया, माइनस। इस प्रकार से जो होता है ट्रांसफ़र उसे कहते हैं हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा होता है फ्रिक्शन द्वारा आवेशन, ठीक है ना। तीसरा देख लीजिए यहाँ पे फ्रिक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। तीसरा 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 कहाँ पे बता दें, यहाँ पे बता दें, चलिए इसको मिटा करके बता दे रहे हैं। आवेशन की विधियाँ हैं, कितनी विधियाँ हो गई, तो किस प्रकार से आवेश को जो है उत्पन्न किया जा सकता है, 3 प्रकार से। या तो घर्षण देकर के उत्पन्न कर सकते हैं, या तो किसी के संपर्क में रख देंगे। कोई वस्तु अगर आवेशित है तो वो अपना ट्रांसफ़र कर देती है आवेशों का। एक बात तो बताना ही भूल गए, देखिए अगर दो वस्तुओं का मटेरियल समान है, मटेरियल समान और साइज भी क्या हो, शेप साइज सब समान है, तो जैसे ही संपर्क में आएगी वस्तु तो आधा आधा चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे इस पे आवेश था और इस पे आवेश नहीं था, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे आवेश है, इस पे कोई आवेश नहीं है, 0 कूलम है। तब क्या होगा, अगर दोनों की साइज, दोनों एक ही चीज़ से बने हैं, एक ही मटेरियल है, तो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, तो मानते हैं अगर इस पे Q कूलम आवेश है, तो जैसे इस पे आएगा तो बाद में कंडीशन क्या हो जाएगी, आधा आधा हो जाएंगे। ये आवेश हो जाएगा Q/2 और ये हो जाएगा Q/2। हाँ, अब बच्चे सोच रहे हैं कि धीरे धीरे होगा, नहीं, जैसे ये कांटेक्ट में आएगा बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर मारते हैं, कांटेक्ट में खट से आधा हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा, कूलम का नियम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे, जैसे ही कांटेक्ट में आता है वैसे ही आधा हो जाता है, छुआ करके हटा दिया जाएगा, और जैसे ही छुआ करके हटाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र कब तक होगा, जब तक कि दोनों पर समान आवेश न हो जाए, लेकिन ये सेम मटेरियल रहेगा तब होता है, बाकी अदर में नहीं होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, तो वो आएगा आप लोगों का अगले लेसन में, ठीक है ना, आगे के लेक्चर में आएंगे। फिलहाल यहाँ पे अब आते हैं तीसरी विधि की बात करते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चलो अब देखो, आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कि अगर किसी वस्तु को बाल वगैरह में ऐसे रगड़ देंगे ऐसे, और फिर देखेंगे तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी ओर आकर्षित करने लगता है ना। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी ओर खींचने लगेगा, या फिर धूल कणों को, बहुत छोटे छोटे कणों से, तो उसको उठाने लगता है, ये अपने संपर्क में ला देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह वस्तु कैसी होगी, आवेशित हो गई, ठीक है ना। जैसे ही रगड़ देंगे इसको तो ये चार्ज हो जाती है, तो इसी को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है ना। अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ देंगे तो उसमें से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं।
एक पर धन आवेश आएगा तो एक पर ऋण आवेश। जैसे इन दोनों को हम लोग रगड़ दिया ऐसे, अगर रगड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर मान लेते इलेक्ट्रॉन इस पे से निकला और इस पे जाकर के गिर गया तो ये कैसी हो जाएगी, धन आवेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यह वस्तु कैसी हो जाएगी, तो ऋण आवेशित। ठीक है ना। तो दो वस्तुओं को रगड़ेंगे और वस्तु रगड़ने से आवेशित हो जा रही है, तो इसे कहते हैं हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन। तो तीन विधियाँ हो गई, एक हो गया चालन द्वारा आवेशन जिसके संपर्क में लाएंगे, दूसरा हो गया प्रेरण द्वारा आवेशन उसके पास लाएंगे सटाएंगे नहीं, और हो गया घर्षण द्वारा आवेशन तीसरा। ठीक है ना। तो तीनों विधियों को लर्न कर लीजिएगा, 1-2 नंबर का क्वेश्चन बना देता है। ठीक है ना। पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन की आवेशन की विधियाँ बताइए कितनी होती है, तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन, घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। ठीक है ना। चलिए देखिए बना लीजिए, क्या हो गया। अब हम लोग आते हैं कि आवेशों का वितरण क्या होता है। ठीक है ना। आवेशों का वितरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। आवेशों का वितरण जो है ना 3 प्रकार से होता है। आवेशों का वितरण देखिए, वैसे बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है सतत आवेश वितरण। ठीक है ना। सतत आवेश वितरण पढ़ना है, तो हेडिंग लगा लेंगे सतत आवेश वितरण। ठीक है। सतत आवेश वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कॉन्टिन्यूअसली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। चलिए देखिए, इसमें 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, और दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। ठीक है ना। 3 प्रकार के वितरण होते हैं, 3 प्रकार से। अब बात करते हैं कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। तो देखिए, अगर आवेश किसी तार या फिर किसी रेखा पर एक समान रूप से फैले हुए हैं, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। अब ये कोई लाइन है, इस पर चार्ज जो है एक समान रूप से फैले हैं, प्लस चार्ज है, तो इस प्रकार के वितरण को क्या कहेंगे, तो रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। चलिए, अब तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अगर किसी वायर, पतला वायर है, उस पर एक समान रूप से चार्ज वितरित है, तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, इसका होता है सरफेस, इसका होता है वॉल्यूम। चलो बाबू देखो, इसमें एक शब्द और आ जाता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो एकांक लंबाई पर, इसमें तो केवल लंबाई ही मिलेगा, क्षेत्रफल है ये नहीं है, बहुत पतला तार है ना, एकांक लंबाई पर आवेशों की मात्रा जितनी होती है उसी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। किसे कहते हैं, तो एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर आवेशों की मात्रा, एकांक लंबाई पर जितने आवेश रहेंगे उसे कहा जाता है रेखीय आवेश वितरण, और इसे प्रदर्शित करते हैं लेमडा से। लेमडा बराबर फार्मूला होता है
क्यू अपान यल, ठीक है ना। लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, तो क्यू बट्टे यल, जहाँ लेमडा क्या है तो रेखीय आवेश घनत्व है, क्यू क्या है एकांक लंबाई पर आवेश, और यल क्या है चार्ज की लंबाई, या फिर क्यू इसको आवेश बोल सकते हैं, और यल क्या है तो लंबाई है, ठीक है ना। लेमडा क्या है तो रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। यल क्या है तो तार की लंबाई, और क्यू क्या है तो आवेश है, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व, चलिए उसको लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व पर। मज़ा आ रहा है ना, चलो मन लगा करके पढ़ते रहो। आगे देखिएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, ठीक है। अभी तक देखे थे कि ये लंबाई के प्रति जो है वितरित हुआ था, तो इसको हम लोग बोल दिए रेखीय आवेश वितरण। अब अगला जो आएगा वो हो जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। वो क्या होगा ना कि पृष्ठ पर जो है वितरित रह, पृष्ठ पर वितरित रहेंगे, एक समान रूप से फैला रहेगा, तो वो हो जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। चलिए देखिए, तो पृष्ठीय आवेश वितरण देखिए, मिटा दे इसे। चलिए ये वाला पृष्ठीय आवेश वितरण, इसका फार्मूला होता है लेमडा इक्वल टू क्यू बाई यल। मात्रक क्या हो जाएगा तो क्यू का होता है कूलाम, यल का हो जाएगा मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर कहाँ पे दें, यहाँ पे दें, कूलाम प्रति मीटर, ये हो जाएगा। चलिए रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। चलिए आगे देखिए, रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित करने के बाद आते हैं हम लोग, और ये तो वायर ही फंस जा रहा है। चलिए अब देखिए दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, उसका फार्मूला लिख लेते हैं। लेमडा बराबर कितना था, तो क्यू बाई यल, ये रेखीय आवेश घनत्व का था। अब इसका आएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पहले वितरण की बात कर लेते हैं, क्या होता है देखिए, अगर किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है ना, यह कोई पृष्ठ है और इस पर जो है आवेश फैले हुए हैं, तो इसे कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। अब एकांक क्षेत्रफल पर जितने आवेश रहेंगे उन आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब ये हो गया कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की मात्रा, आवेशों की मात्रा, ठीक है ना। एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। इसका नाम क्या होता है, तो सिग्मा, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, ठीक है, क्यू बाई ए होता है। अब सिग्मा क्या है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व है, घनत्व। और Q क्या है पता है आप लोगों को, आवेश है। A क्या है, तो एरिया है। A क्या है, तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। चलिए आगे देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहाँ पे भी पृष्ठीय आवेश घनत्व इस प्रकार से हो गया। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का भी फार्मूला लिख लेते हैं। सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बट्टे यल, यल नहीं ए, क्यू बट्टे कितना हो जाएगा ए। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, तो ऊपर कूलाम, तो कूलाम प्रति, ए क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर,
मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलो हाँ देखिए, अगर सीजीएस पद्धति में पूछेगा तब क्या होगा, तो कूलाम का जो सीजीएस मात्रक होता है स्थायित्व कूलाम, स्थायित्व कूलाम, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्थायित्व कूलाम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस मात्रक में होता है, ये सीजीएस पद्धति, और ये एमकेएस पद्धति में होता है। तीसरे की बात कर लेते हैं, आयतन आवेश वितरण। चलो देखिए, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण में क्या होगा कि पूरे आयतन में जो है आवेश वितरित रहेगा, पूरे बॉडी में। देखिए आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, वितरण का मतलब फैलना। ठीक है ना। आयतन आवेश वितरण, देखिए आयतन आवेश वितरण में क्या हो कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, 3D फिगर है, ये कोई वस्तु है और इस पर आवेश जो है एक समान रूप से फैले हैं, बाहर से लेके एकदम अंदर तक पूरे बॉडी में जो है एक समान रूप से चार्ज फैले हुए हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार का वितरण कहलाता है आयतन आवेश वितरण। चलो बाबू अब आगे देखो, इसमें आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। अब आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, तो देखिए एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा, किसमें, एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा कहलाती है आयतन आवेश घनत्व, और इसे प्रदर्शित करते हैं रो से। रो बराबर हो जाएगा Q/V। ये रो है, क्या है, रो बराबर हो जाएगा Q/V। अब देखिए इसके मात्रक की बात करेंगे तो Q मतलब कूलाम हो गया, और V मतलब वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। रो क्या है, तो आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व ये हो जाएगा। क्यू क्या है, पता है, आवेश है। भी क्या है, तो आयतन यानी वॉल्यूम। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के आवेशों का वितरण हम लोग देख चुके हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, 3 प्रकार के आवेशों का वितरण हो गया, जिसमें से 3 प्रकार के सूत्र मिल गए, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का सिंबल L, फार्मूला L = Q/A, नहीं, फार्मूला क्या हो गया, तो लेमडा बराबर Q/L। मात्रक क्या होता है, तो कूलाम प्रति मीटर। इसी प्रकार से पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला क्या था, तो सिग्मा बराबर Q/A। ए क्या है, एरिया, Q क्या है, आवेश। मात्रक क्या होता था इसका, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और तीसरा था आयतन आवेश घनत्व, रो बराबर कितना होता है, तो Q/V। इस प्रकार से तीनों का हम लोग देख चुके हैं। फार्मूला वगैरह याद कर लीजिएगा, नहीं तो गॉस के प्रमेय में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अब लेक्चर शुरू हो गया तो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहिए, ज़ोर शोर से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब आप लोग जाएंगे, 11th के बच्चे तो जाएंगे क्लास 12th में, और बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं वो तो अपना कर ही रहे हैं। उनके लिए नहीं, उनके लिए तो मान लीजिए वो पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोग जब जाएंगे तो उसके लिए बहुत काम करेगा ये, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त। पढ़ाई करते रहो बाबू, मन लगा करके पढ़ाई करो और अपना नाम रोशन करो। आज का लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। मिलेंगे अगले लेक्चर में कूलाम के नियम के साथ, तब तक पढ़ाई करते हैं।